वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री बुक का सेकंड चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। यू विल गेट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स or else you can click on the I button to directly watch that video. So now let's start discussing the important question and answer from this chapter. So the very first question from this chapter is where is Mesopotamia? So ये जो chapter है writing and city life, इस chapter में आप लोगों ने basically Mesopotamian civilization के बारे में ही पढ़ा. So the first question from this chapter is कि आखिर Mesopotamia कहाँ पे located है? So the answer of this question is Mesopotamia is in the Republic of Iraq. So present day में Mesopotamia Republic of Iraq में located है. It is situated between two world famous rivers, Euphrates and Tigris. So Mesopotamia basically दो world famous river के बीच में situated है. एंड उन दोनों रिवर्स का क्या नाम था? रिवर यूफ्रेट एंड रिवर टिग्रिस. सो बेसिकली मेसोपोटामिया रिवर यूफ्रेट एंड रिवर टिग्रिस के बीच में सिचुएटेड है. द एंशियंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन दिस रीजन. सो जो प्राचीन जो एंशियंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था वो बेसिकली इसी रीजन में फ्लरिश किया था, यानी कि इसी रीजन में एंशियंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ था. सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर समझ में आ गया होगा. सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 2. What is the meaning of the word Mesopotamia? So ये जो word है Mesopotamia, आखिर इस word का meaning क्या है? So the answer is the word Mesopotamia is derived from two Greek words, Mesos and Potamus. So ये जो word है Mesopotamia, ये basically दो Greek words से derived किया गया है. पहला है Mesos and दूसरा है Potamus. The word Mesos means middle and Potamus means river. So ये जो Greek word है Mesos, इसका मतलब होता है middle, and ये जो Greek word है Potamus, इसका मतलब होता है river. Hence the land lying or situated between two rivers is called Mesopotamia. So basically वो land जो कि दो रिवर्स के बीच में सिचुएटेड है या फिर दो रिवर्स के बीच में लाई करता है, उसी को मेसोपोटामिया कहा जाता है. एंड उन दोनों रिवर का क्या नाम था? सो पहला रिवर का नाम था रिवर टिग्रिस एंड दूसरा रिवर का नाम था रिवर यूफ्रेट. सो बेसिकली मेसोपोटामिया उस लैंड को कहा जाता है जो कि रिवर यूफ्रेट एंड रिवर टिग्रिस के बीच में लोकेटेड है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. Briefly discuss what were the languages known in Mesopotamia. So Mesopotamian civilization में कौन से languages यानी कि कौन से भाषाएं बोली जाती थी? So the answer is the first known language was Sumerian, which was gradually replaced by Akkadians around 2400 BC. So Mesopotamian civilization का जो सबसे पहला known language था वो था Sumerian language. बट सुमेरियन लैंग्वेज को धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्काडियन लैंग्वेज रिप्लेस कर देता है 2400 BC के टाइम पीरियड के दौरान. दिस लैंग्वेज फ्लरिश टिल अबाउट अलेक्जेंडर टाइम. एंड ये जो लैंग्वेज है एक्काडियन लैंग्वेज, ये फ्लरिश करता है, यानी कि इस लैंग्वेज का ग्रोथ होता है अलेक्जेंडर के टाइम पीरियड तक. फ्रॉम अबाउट 1400 BC, Aramaic similar to Hebrew trickle in and become widely spoken after 1000 BC. So फिर हमें एक तीसरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के बारे में बता रखा है, वो है अरेमिक लैंग्वेज, जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर था विद द हिब्रू लैंग्वेज. सो फ्रॉम 1400 BC यानी कि 1400 BC के बाद से ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज का ग्रोथ होता है मेसोपोटामिया में. एंड फिर आफ्टर 1000 BC के बाद से ये जो लैंग्वेज है वो मेसोपोटामिया में बहुत ज़्यादा बोलने वाला लैंग्वेज बन जाता है. इट इज़ स्टिल स्पोकन इन पार्ट्स ऑफ इराक. एंड ये जो लैंग्वेज है ये आज भी इराक के बहुत सारे पार्ट्स में बोले जाते हैं. सो विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है. नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई वाज मेसोपोटामिया इंपॉर्टेंट टू यूरोपियंस? यानी कि मेसोपोटामिया आखिर यूरोपियंस के लिए क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? सो द आंसर इज Mesopotamia was important to Europeans because of reference to it in the Old Testament, the first part of the Bible. So basically Mesopotamia यूरोपियंस के लिए इसलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया का जिक्र किया गया है, मेसोपोटामिया की ओर संकेत किया गया है. Travelers and scholars of Europe looked on Mesopotamia as a kind of ancestral land. So यूरोप के जो ट्रैवलर्स एंड यूरोप के जो स्कॉलर्स है
वे लोग मेसोपोटामिया को अपने एंसेस्ट्रल लैंड के रूप में देखते हैं। सो इसीलिए मेसोपोटामिया यूरोपियंस के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट स्टोरी डज द बाइबल डिपिक्ट अबाउट फ्लड? सो बाइबल में फ्लड के बारे में यानी कि बाढ़ के बारे में कौन सा स्टोरी बता रखा है? सो द आंसर इज according to the holy book of Christian, the Bible, the flood was meant to destroy all form of life on the earth. So क्रिश्चियन के होली बुक के अकॉर्डिंग यानी कि क्रिश्चियन के जो बाइबल जो होली बुक है उनका जो पवित्र बुक है, सो इस बुक के अकॉर्डिंग एक बार क्या हुआ था, अर्थ में बहुत ही भयंकर फ्लड आया था यानी कि बहुत ही भयंकर बाढ़ आया था। एंड ये बाढ़ इसलिए आया था ताकि अर्थ में जितना भी लाइफ है, जितना भी जीवन है, उसको डिस्ट्रॉय कर सके यानी कि उसको नष्ट कर सके। However, God chose a human being, Noah, to ensure that life must go on after the flood. But जब भगवान थे, जो गॉड थे, उन्होंने एक ह्यूमन बीइंग को चूज किया था जिसका नाम था नोआ, यह इंश्योर करने के लिए कि इस भयानक फ्लड के बाद भी अर्थ में लाइफ कंटिन्यू रहे। नोआ बिल्ट अ ह्यूज बोट एंड टुक अ पेयर ऑफ ऑल नॉन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड दे सर्वाइव्ड द फ्लड। सो नोआ क्या करते हैं, वो एक बहुत ही ह्यूज यानी कि वो एक बहुत ही बड़ा सा बोट बनाते हैं एंड उस बोट में एनिमल्स एंड बर्ड्स के जितने भी स्पीसीज यानी कि जितने भी प्रजाति थे उनके पेयर को यानी कि उनके जोड़े को वो अपने बोट में रखते हैं एंड फिर उस बोट के थ्रू वो उस फ्लड में भी सर्वाइव करते हैं, वो उस फ्लड में भी जीवित रहते हैं। सो इस तरीके से उस भयंकर फ्लड के बाद भी अर्थ में लाइफ कंटिन्यू रहता है। सो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी ही बाइबल में डिपिक्ट किया गया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। इराक इज अ लैंड ऑफ जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज, एक्सप्लेन। सो इराक एक ऐसा लैंड, एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे हमें जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज देखने को मिलता है यानी कि इराक का जो जियोग्राफी एंड जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। सो इसी चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है। सो द आंसर इज ग्रीन undulating plains lie in the north east of the country, यानी कि इराक के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपको ग्रीन undulating plains यानी कि हरे भरे घास के मैदान देखने को मिलेगा। क्लियर स्ट्रीम्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स आर फाउंड हियर। सो इराक के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपको क्लियर स्ट्रीम्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स भी देखने को मिलेगा। दिस प्लेन्स एक्सपीरियंस इनफ रेनफॉल टू ग्रो क्रॉप्स, एंड ये जो इलाका है यानी कि इराक का जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है वहाँ पे इनफ रेनफॉल यानी कि बहुत ही अच्छा रेनफॉल भी होता है जो कि क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट देयर इज अ स्ट्रेच ऑफ अपलैंड इन द नॉर्थ which is known as steppe. So इराक के नॉर्थन इलाके में आपको स्ट्रेच ऑफ अपलैंड देखने को मिलेगा जिसको स्टेप कहा जाता है। Here एनिमल रियरिंग इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। सो इराक के नॉर्थन हिस्से में एनिमल रियरिंग मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड माना जाता है। थर्ड पॉइंट इज दैट इन द ईस्ट डायरेक्शन tributaries of the river Tigris provide road of communication into the mountains of Iran. So इराक के ईस्टर्न डायरेक्शन में आपको रिवर टिग्रिस के ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेगा जो कि एक कम्युनिकेशन रूट का काम करता है विद द माउंटेन्स ऑफ ईरान। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज अ डेजर्ट। सो इराक का जो सदर्न हिस्सा है वहाँ पे आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर समझ में आ गया होगा। सो बेसिकली इराक का जो नॉर्थ ईस्टर्न का इलाका है वहाँ पे आपको अनड्यूलेटिंग प्लेन्स देखने को मिलेगा, जो नॉर्थन हिस्सा है वहाँ पे आपको स्टेप देखने को मिलेगा, जो ईस्टर्न हिस्सा है वहाँ पे आपको रिवर टिग्रिस के ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेगा एंड जो सदर्न हिस्सा है वहाँ पे आपको एक डेजर्ट देखने को मिलेगा। सो इसीलिए इराक को एक ऐसा लैंड कहा गया है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज देखने को मिलता है। Now let's move to our next question, question number 7. Why there was a need for movement of goods in Mesopotamia? So आखिर मेसोपोटामिया में रहने वाले लोग गुड्स का मूवमेंट्स क्यों करते थे, यानी कि ट्रेड उन लोगों के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता था, व्यापार इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता था मेसोपोटामिया में? So the answer is Mesopotamia had abundant agriculture and textile produce but was low on mineral resources. So basically मेसोपोटामिया में हमें एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल प्रोड्यूस तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है बट मेसोपोटामिया में मिनरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी थी। The south lacked stones for tools, seal and jewels. So मेसोपोटामिया के सदर्न हिस्से में आपको स्टोन्स की कमी देखने को मिलेगा टूल्स, सील्स एंड ज्वेल्स बनाने के लिए।
The wood of the Iraqi date palm and poplar was not good enough for carts, cart wheels और boats. यानी कि इराक में जो डेट पाम, जो खजूर के पेड़ होते थे, सो खजूर के पेड़ की जो लकड़ियाँ थी एंड पॉपुलर ट्री की जो लकड़ियाँ थी वो इतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होता था कार्ट्स, कार्ट व्हील्स एंड बोट्स बनाने के लिए. एंड देयर वॉज नो मेटल फॉर टूल्स, वेजल्स और ऑर्नामेंट्स. साथ ही मेसोपोटामिया में मेटल्स की भी बहुत ज़्यादा कमी थी टूल्स, वेजल्स एंड ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए. सो द एंशिएंट मेसोपोटामियंस ट्रेडेड देयर abundant textile and agricultural produce for wood, copper, tin, silver, gold, shell and various stone from Turkey, Iran or across the Gulf, as they had abundant mineral resources but much less scope for agriculture. सो इसीलिए जो एंशियंट मेसोपोटामियंस थे, यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में रहने वाले जो लोग थे, वे लोग ट्रेड करते थे, वे लोग व्यापार करते थे. सो बेसिकली वे लोग अपना जो टेक्सटाइल एंड जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको दिया करते थे एंड बदले में ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लिया करते थे टर्की एंड ईरान से. सो बेसिकली इन सारे रीजन में बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज तो होता था बट इन सारे रीजन में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बहुत ज़्यादा कमी थी. सो ये जो ट्रेड होता था वो दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होता था. जिस रीजन को जिस चीज़ की कमी होती थी वे लोग उन सारी चीज़ों को ट्रेड के थ्रू यानी कि व्यापार के थ्रू लिया करते थे. सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8. What did Mesopotamian tablets contain? When were these tablets were written? सो मेसोपोटामिया में जो टैबलेट्स मिला है सो उन सारे टैबलेट्स में क्या लिखा हुआ रहता था एंड ये सारे जो टैबलेट्स थे वो किस टाइम पीरियड के दौरान लिखे गए थे. सो द आंसर इज द मेसोपोटामियन टैबलेट्स कंटेन ओनली सिंबल्स एंड नंबर्स. सो मेसोपोटामिया में जो टैबलेट्स मिले हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ कुछ सिंबल्स एंड कुछ नंबर्स ही बने हुए रहते थे. This tablets contains the sign or symbols of fish, bread, leaves and were written around 3200 BC. So मेसोपोटामिया में जो टैबलेट्स मिले हैं उन सारे टैबलेट्स में सिर्फ फिश, ब्रेड, लीव्स इन सब का ही साइन या फिर इन सब का ही सिंबल बना हुआ रहता था एंड ये सारे जो टैबलेट्स थे वो करीब 3200 BC के टाइम पीरियड के दौरान लिखे गए थे. Now the next question is question number 9. What is the meaning of cuneiform? क्यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सो द आंसर इज द वर्ड क्यूनिफॉर्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड. सो ये जो वर्ड है क्यूनिफॉर्म ये 2 लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड किया गया है. दिस वर्ड्स आर क्यूनियस मीनिंग वेज एंड फॉर्मा मीनिंग शेप. सो ये जो पहला वर्ड है क्यूनियस इसका मतलब होता है वेज एंड दूसरा जो वर्ड है फॉर्मा इसका मतलब होता है शेप. Thus, the wedge-shaped symbols which represent the syllable and sound of a word is called cuneiform. So basically ये जो wedge-shaped symbols होते थे जो कि syllable यानी कि जो कि शब्दांश को रिप्रेजेंट करते थे, जो कि बोलने वाले वर्ड को रिप्रेजेंट करते थे, उसी को क्यूनिफॉर्म कहा जाता था. So ये जितने भी क्वेश्चन है एंड इन सारे क्वेश्चन का जितना भी आंसर है, जितना मैंने आप लोगों को समझाया है, इसको अगर आपको और भी अच्छे से समझना है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स देन प्लीज वॉच माय एक्सप्लेनेशन वीडियो. एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन इन सारे आंसर्स को समझाया है जो कि हमें टॉपिक में ही देखने को मिलता है विद द हेल्प ऑफ पिक्चर. सो वो वीडियो देखने के बाद आपको पूरा जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा एंड इवन ये सारा जो क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे सकते हो उस वीडियो को देखने के बाद. सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज पहले उसको देख लीजिएगा. What were the reasons behind the development or growth of urbanization in Mesopotamia? So क्या वो reasons थे, क्या वो कारण थे जिसकी वजह से हमें अर्बनाइजेशन का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिला मेसोपोटामिया में? So the answer is the reason behind the growth of urbanization in Mesopotamia were the following. So the first point is growth of agriculture. So Mesopotamia में agriculture का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता था, agriculture का बहुत ज़्यादा ग्रोथ था. So इसीलिए Mesopotamia में urbanization का भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हुआ. Second point is that फ्लोरिशिंग ट्रेड. सो मेसोपोटामिया में ट्रेड भी बहुत ही अच्छे से होता था जो कि हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया. सो ट्रेड का भी डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ही अच्छे से होता था. सो ये भी एक रीज़न है अर्बनाइजेशन के डेवलपमेंट का.
नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ सील. सो मेसोपोटामिया में सील्स का यूज होता था, मोहरों का यूज होता था. सो दिस वाज आल्सो अ रीजन फॉर द डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन मेसोपोटामिया. एंड द फोर्थ पॉइंट इज दैट द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द रूलर. सो मेसोपोटामिया के शहरों में जो रूलर होते थे वे लोग मिलिट्रीली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते थे. सो ये भी एक रीजन है इन सारे शहरों के डेवलपमेंट के लिए. सो अगर ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, देन आप इन चारों पॉइंट को एक्सप्लेन करके इस आंसर को और ज्यादा लंबा बना सकते हो. जैसे कि पहला पॉइंट है ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर. सो इस पॉइंट में आप लिख सकते हो कि मेसोपोटामिया में आखिर एग्रीकल्चर का ग्रोथ क्यों होता था. सो बेसिकली इसमें आप लिख सकते हो कि मेसोपोटामिया का जो लैंड था वो बहुत ज्यादा फर्टाइल था. जो रिवर यूफ्रेट एंड जो रिवर टिग्रिस था वो अपने साथ फाइन मड को कैरी करके लाता था जिसको सिल्ट कहा जाता था. इसके अलावा आप लिख सकते हो कि मेसोपोटामिया में इरिगेशन फैसिलिटी बहुत ज्यादा अच्छा था जिसकी वजह से इतना ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता था. इसी तरीके से आप सेकंड पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेसोपोटामिया में ट्रेड किस तरीके से होता था, किन किन चीज़ों का ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया के लोग. साथ ही आप थर्ड पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेसोपोटामिया के लोग किस तरीके के सील का इस्तेमाल करते थे एंड साथ ही उस सील में किस तरीके के स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता था. मेसोपोटामिया के रूलर्स के बारे में आप लिख सकते हो. सो इस तरीके से आप अपने आंसर को और ज़्यादा लॉन्ग बना सकते हो. So with this question, let's end our today's video. But we still have few question to discuss. But ये सारे क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, सो इसीलिए इन सारे क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो इफ यू वांट द नेक्स्ट पार्ट देन प्लीज कमेंट मी डाउन. एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक माई वीडियो. कमेंट मी डाउन कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका कैसा लगता है. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज देखते रहना है. सो नाउ सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. Till then, bye bye and stay tuned with my channel, and thanks for watching my video.